हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज स्वागत है आपका हमारे इन्फिनिटी क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रशासनिक विधि के टॉपिक के बारे में। प्रशासनिक विधि में जो पिछले 3 वर्षों में जो क्वेश्चंस आए हैं, बोर्ड पे नोट डाउन हैं, उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम यहाँ पर करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पूरा का पूरा जो पेपर है इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सबसे पहले हम अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है तर्कसंगत निर्णय। तर्कसंगत निर्णय जो यानी कि रीजन्ड डिसीजंस है। तो दोस्तों पहले के समय में ये किया जाता था कि जो प्रशासनिक विधि में जो तार्किक प्रश्नों का उत्तर दिया जाता था, तर्क के आधार पर किसी समस्या का हल निकाला जाता था, तो उसको वैध नहीं माना जाता था। लेकिन वर्तमान समय में ये है कि अब जो नियम है कि न्याय जो है वो तर्क युक्त होना चाहिए। आज जो तर्क की जो प्रणाली है उसको हमारे देश में अपनाया जा रहा है, हमारे देश में न कि बल्कि सभी देशों में, क्योंकि किसी भी मुद्दे का उचित निर्णय तर्क के आधार पर ही निकलता है। तो ये हमारा तर्क संगत निर्णय है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में है, शुरू के 6 क्वेश्चन। अब अगली बात करेंगे मित्रों अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा यानी कि क्विट वारंट क्यू वारंटो रिट। जो हमारी क्यू वारंटो रिट है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्यू वारंटो रिट। ये रिट क्या होती है? ये रिट क्यू से मतलब क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करना, किसी से क्वेश्चन करने का मतलब होता है क्यू। अधिकार प्रच्छा पूछना, ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर किसी लोक पद पर है, कोई व्यक्ति किसी लोक पद पर कार्यरत है और वो मतलब इलीगल तरीके से उस पद पर कार्य कर रहा है, तो उससे ये प्रस्ताव जो अधिकार प्रच्छा रिट है इसके द्वारा ये पूछा जाता है कि हमें आप ये बताइए आप किस अधिकार से इस पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, जैसे कि एक व्यक्ति के रिटायरमेंट की एज 60 साल है और वो 62 वर्ष तक उस पद पर कार्यरत है, तो उससे ये पूछने का अधिकार है कि आप अब तक किस अधिकार से हैं, कोई सुटेबल कारण दीजिए। तो ये अधिकार प्रच्छा, वैसे तो शॉर्ट क्वेश्चंस में इतना ही हम आंसर दे सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अधिकार प्रच्छा क्यू वारंटो रिट जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाए। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए, इसके लिए हमें बात करनी है कि अधिकार प्रच्छा यानी कि अधिकार प्रच्छा की प्रकृति क्या है। ठीक है, अधिकार प्रच्छा की प्रकृति यानी कि नेचर। ठीक है, तो जो इसकी प्रकृति है, प्रकृति का मतलब यह है कि एक व्यक्ति जो असंवैधानिक रूप से किसी लोक सेवा में किसी पद पर है, उस व्यक्ति से, ठीक है, यह पूछने का अधिकार कि महोदय आप किस प्राधिकार से इस पद पर कार्यरत हैं, ठीक है, या किस प्राधिकार से आप इस पद का हकदार हैं, किस पद से, किस हक से, है ना। तो ये है। अब अगला प्रश्न आता है कि जो अधिकार प्रच्छा है इस रिट को कौन दायर कर सकता है, कौन आवेदन कर सकता है अधिकार प्रच्छा के लिए। ठीक है, कौन कर सकता है? तो दोस्तों जो अधिकार प्रच्छा रिट है, इस रिट को कोई भी व्यक्ति डाल सकता है। इस रिट को कोई भी व्यक्ति डाल सकता है, भले ही उस व्यक्ति का उससे संबंधित कोई हित हो या ना हो। कोई ध्यान दे, कोई भी व्यक्ति अधिकार प्रच्छा डाल सकता है ना, क्यू वारंटो रिट डाल सकता है। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से आधार हैं जिनके आधार पर हम अधिकार प्रच्छा रिट को डालते हैं। ठीक है, तो जो हमारे आधार हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले कि जो प्रश्नगत लोक पद है वो सार्वल प्रकृति का होना चाहिए। ठीक है, सार्वल प्रकृति का होना चाहिए। सार्वल प्रकृति का मतलब वो गवर्नमेंट पद होना चाहिए, जो लोक सेवक का पद है। अगर वो प्राइवेट अधिकारी है, प्राइवेट पद पर कार्य कर रहा है, तो इसमें जो रेमेडी है अधिकार प्रच्छा वो रिट नहीं डाल सकता। ठीक है, दूसरा लोक पद, ये तो पहला सावरण हो गया।
दूसरी बात हम करेंगे कि जो लोक पद है बिना किसी कानूनी प्राधिकार के धारण किया जाना चाहिए। अगर कोई लोक पद है वो कानूनी अधिकार है ना, ये इसके लिए नियम है ये कि बिना किसी कानूनी अधिकार के बिना किसी कानूनी अधिकार के उस लोकपद को धारण किया गया है, ठीक है, तब हम ये रिट डाल सकते हैं। तो ये इस रिट के आधार हैं, ठीक है मित्रों। अब अगला प्रश्न है हमारा दूसरे पक्ष की सुनो, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरे का अर्थ देखिए। वैसे तो जो दूसरे पक्ष की सुनो एक फ्रेंच मैगजीन है ओडी अल्ट्रम पार्टम, अल्ट्रम पार्टम, ये फ्रेंच मैगजीन है ओडी अल्ट्रम पार्टम। इसका मतलब यह है कि दूसरे पक्ष को सुनना, यानी कि एक व्यक्ति जिस पर कोई वाद चल रहा है उस व्यक्ति को सुनना, पूरी तरह सुनना, है ना। तो अब दूसरे पक्ष को भी सुनो। इस क्वेश्चन के जो आवश्यक तत्व हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ये एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो इसके आवश्यक तत्व क्या है? सबसे पहला सूचना, ठीक है, सबसे पहला तत्व है इसमें सूचना, कि जो सूचना है वो सही हो। कैसी सूचना हो? सूचना के प्रकार हैं हमारे कौन कौन से, ठीक है। पहली बात है पर्याप्तता, ठीक है, जो सूचना है वो पर्याप्त सूचना होनी चाहिए। जो सूचना, दूसरा पॉइंट है हमारा उपयुक्तता, यानी कि जो सूचना दी जा रही है वो सूचना संबंधित व्यक्ति से और संबंधित वाद से मतलब परिपूर्ण हो। तीसरा पॉइंट हमारा होता है आधार, ठीक है, तीसरा पॉइंट होता है हमारा आधार, यानी कि जो सूचना का आधार है वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। और चौथा पॉइंट होता है मित्रों हमारा युक्ति युक्त अवसर, ठीक है, युक्ति युक्त अवसर, कि एक व्यक्ति को जो सूचना है वो निर्धारित समय के अंदर देनी चाहिए। मान ले कोई व्यक्ति बाहर गया है और उसे एक दिन का समय दिया जा रहा है इमरजेंसी में कि आप आइए और प्रस्तुत होइए कोर्ट में, तो ये जो है युक्ति युक्त अवसर नहीं माना जाता। इस प्रकार की जो सूचनाएं हैं वो अवैध मानी जाती हैं, ठीक है। तो एक पार्ट हमने बताया आपको सूचना, और सूचना के जो एलिमेंट बताए हमने चार, क्या क्या बताए? नंबर 1 पर्याप्तता, नंबर 2 उपयुक्तता, नंबर 3 आधार और नंबर 4 युक्ति युक्त अवसर, ठीक है। और दूसरा भाग है हमारा सुनवाई। सुनवाई, तो सुनवाई को आर्टिकल 311 अनुच्छेद 311 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। पहला मौखिक सुनवाई। मौखिक सुनवाई जब गवाहों की पेशगी, जब गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो उनकी गवाही मौखिक रूप से दिए जाने को हम मौखिक सुनवाई कहते हैं। दूसरी सुनवाई होती है, सुनवाई का जो दूसरा एलिमेंट है वो है रिजु सुनवाई, यानी कि जो सुनवाई है सुनने का जो है पूर्ण रूप से उसको अवसर प्रदान करना चाहिए, है ना। अगला तीसरा हमारा पॉइंट है कि साक्ष्य सामग्री जानने का अधिकार। एक व्यक्ति है जिसके अगेंस्ट केस चल रहा है, अगर कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा है तो उसको यह अधिकार है कि वो साक्ष्य सामग्री है क्या, उसके अगेंस्ट जो एविडेंस बनाए जा रहे हैं वो एविडेंस क्या है, उनका आधार क्या है, क्या वो सही है, और ये न्यायालय का भी कर्तव्य बनता है, ठीक है। और हमारा एक पॉइंट है सुनवाई का अवसर। न्यायालय की ये जो प्रक्रिया है, न्याय प्रक्रिया ये कहती है कि एक व्यक्ति को अंतिम सांस तक न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति को जो है सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। यह था हमारा ओडी अल्ट्रम पार्टम या दूसरे पक्ष को भी सुनो, ठीक है। इसमें हमने बताया दूसरे पक्ष को भी सुनो से तात्पर्य, दूसरा इसके एसेंशियल एलिमेंट्स है हमारे क्या, सूचना और सुनवाई। सूचना के एसेंशियल एलिमेंट्स हमने आपको बताए, पर्याप्तता, उपयुक्तता, आधार, युक्ति युक्त अवसर। सुनवाई के बताए हमने, मौखिक सुनवाई, रिजु सुनवाई, ठीक है, साक्ष्य सामग्री जानने का अधिकार और सुनवाई का अवसर। अब बात करते हैं दोस्तों विधि शासन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि
इतना बड़ा, हालांकि शॉर्ट में है, बड़ा इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों जो रूल ऑफ लॉ या विधि का शासन है, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर, विधि का जो शासन है, इसके रूल ऑफ लॉ लिख देता हूं मैं, विधि शासन सॉरी विधि शासन। विधि शासन के जो एसेंशियल एलिमेंट है वो क्या है? पहला एसेंशियल एलिमेंट है विधि शासन का कि सुपरमेसी ऑफ लॉ, यानी कि सबसे सर्वोच्च है विधान, संविधान से बड़ा कोई नहीं है, संविधान सबसे बड़ा है। ठीक है, दूसरा इक्वालिटी, कि सभी के लिए समानता, विधि शासन में सभी के लिए समानता, चाहे व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, सब समान है। ठीक है, तीसरी बात, सभी को समान अवसर। ठीक, ये 3 पॉइंट हमारे वैलिड पॉइंट है हमारे विधि शासन के। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं 2 लोगों के बारे में। सर एडवर्ड कोक ने विधि शासन का जो है रचना की, सर एडवर्ड कोक। और दूसरी बात, एवी डाइसी ने विधि शासन के सिद्धांतों को क्या किया? प्रतिपादित किया। अब विधि शासन से संबंधित हम बात करते हैं कि जब विधि शासन था और जब विधि शासन नहीं था, हो सकता है लॉन्ग में भी आ जाए भाई। तो जब विधि शासन था और जब विधि शासन नहीं था, यानी कि रूल बिफोर लॉ एंड रूल आफ्टर लॉ। ठीक है, यानी कि रूल बिफोर लॉ, जो परंपराओं के आधार पर निर्णय लिए जाते थे या नियमों का पालन किया जाता था, वो हमारे रूल बिफोर लॉ है। ठीक है, और रूल आफ्टर लॉ, जब से कि ब्रिटिश जो नियम है ये आया है, इसके बाद सभी को समान न्याय प्रक्रिया, जो हमारे आर्टिकल्स हैं, वो आर्टिकल 14 to 18 प्रदान किए गए हैं। ठीक है, ये हमारे इसके अंतर्गत आते हैं, विधि शासन के अंतर्गत। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं हम न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जी, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? न्याय का मतलब न्याय से, जस्टिस से है, पुनरावलोकन यानी कि रिव्यू, यानी कि जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि न्यायपालिका द्वारा, न्यायपालिका द्वारा, ठीक है, न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों का मूल्यांकन करना। ठीक है, जो जुडिशियल रिव्यू होता है कि न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों का मूल्यांकन करती है। कि देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मतलब ही ये है क्या, कि जो हमारा तानाशाह है, तानाशाही को खत्म करना, तानाशाही को समाप्त करना। ठीक है, कार्यपालिका के जो कार्य है उनका मूल्यांकन न्यायपालिका करती है कि क्या वो सही है या क्या वो गलत है। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं शुष्क प्रशासन। ठीक है, जो शुष्क प्रशासन है, शुष्क प्रशासन ये फ्रांस की देन है। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है हमारा। ठीक है, शुष्क प्रशासन देन किसकी है? देन है फ्रांस की। ठीक है, किसकी? नेपोलियन बोनापार्ट की। नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने काउंसिल डी इटेट की स्थापना की। किसकी की? काउंसिल डी इटेट की। काउंसिल डी इटेट की स्थापना इसलिए की कि जो प्रशासनिक कार्य है, प्रशासनिक कार्यों के नियंत्रण हेतु काउंसिल डी इटेट की स्थापना की गई है। ध्यान रखना, जैसे कोई प्रशासनिक अधिकारी है, डीएम है, एसडीएम है, कोई भी व्यक्ति है, अगर आपको उनसे शिकायत है, वो आपके चीजों को नहीं सुन रहे हैं या अपने आप को सर्वोच्च मान रहे हैं, तानाशाही दिखा रहे हैं, तो आप काउंसिल डी इटेट में उनकी कंप्लेन, उनके अगेंस्ट कंप्लेन डाल सकते हैं। ठीक है, ये काउंसिल डी इटेट की पावर है। ध्यान रखना, काउंसिल डी इटेट की जो हुआ था ये 1799 में, सन 1799 में काउंसिल डी इटेट की स्थापना हुई थी। ये शुष्क प्रशासन है, फ्रांस की देन है। ठीक है, और ये शुष्क प्रशासन जो है केवल फ्रांस में है। और हमारे यहाँ भारत में जो प्रशासनिक विधि है, भारत में प्रशासनिक विधि
चलती है। भारत के अलावा अमेरिका में, कनाडा में और भी अन्य कई देश हैं, ठीक है। और शुष्क प्रशासन के अंतर्गत जो है, इसमें जो फ्रांस है, शुष्क प्रशासन के अंतर्गत द्वैत शासन प्रणाली ड्यूल वो वैध चलती है। और जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमारे यहाँ सभी के लिए इक्वल है। तो ये था हमारा शॉर्ट क्वेश्चन, हमने अपने पूरे किए। ये शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसमें हमने आपको लॉन्ग पूरा का पूरा इसमें बताया गया है, ठीक है। अब आगे चलेंगे हम लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। आशा करता हूँ जितना अभी तक बताया गया है वो आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी की कोई समस्या है तो मुझे बता सकता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं पक्षपात का सिद्धांत, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आ सकता है आपका किस तरीके से आ सकता है पेपर में, कि पक्षपात का सिद्धांत क्या है या पक्षपात के विरुद्ध सिद्धांत क्या है, इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो पक्षपात से ही मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी का पक्ष करना, चाहे वो सही है या गलत है, उसका पक्ष करना, ठीक है। ये हमारा पक्षपात के सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं। तो ठीक है, बात करते हैं पक्षपात के सिद्धांत। पक्षपात के सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे कि पक्षपात क्या है, कितने तरह का होता है। तो दोस्तों पक्षपात हमारा 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 पर्सनल बायस, यानी कि व्यक्तिगत पक्षपात। व्यक्तिगत पक्षपात से मतलब क्या है कि एक व्यक्ति जो स्वयं न्यायाधीश होते हुए अपने किसी संबंधी के वाद उसके न्यायालय में आता है और वो व्यक्ति व्यक्तिगत पक्षपात का प्रयोग करते हुए, यानी कि ये कोई नियम नहीं है कि इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि व्यक्तिगत पक्षपात करता है और उस व्यक्ति के हक में फैसला देता है, तो ये हमारा व्यक्तिगत पक्षपात होता है, ठीक है। दूसरा होता है आर्थिक पक्षपात। जो आर्थिक पक्षपात होता है ये वो पक्षपात होता है यानी कि जिसमें न्यायाधीश का हित सम्मिलित हो, ठीक है। यानी कि कुछ धन के लालच में न्यायाधीश द्वारा जजमेंट, अपना डिसीजन दिया जाना, ठीक है। थर्ड हमारा पॉइंट होता है विषय वस्तु संबंधित पक्षपात। विषय वस्तु संबंधित पक्षपात से मतलब सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है। मतलब एक व्यक्ति है जो किसी संस्था में दान देता है, वो न्यायाधीश है जो किसी संस्था में दान देता है और वही संस्था अपने किसी केस को लेकर के उसके न्यायालय में अर्जी देती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मात्र उस संस्था को चैरिटी देना, दान देने से उस जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश का जो हित है उसमें समाहित है, तो ये ऐसा नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था पक्षपात का सिद्धांत। पक्षपात का अब इसमें कई सारे पॉइंट हैं, जैसे एक व्यक्ति, ठीक है, स्वयं के किसी मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता, वैलिड पॉइंट, और ये एसेंशियल एलिमेंट्स में भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता, ठीक है। न्याय वही व्यक्ति कर सकता है। दूसरा पॉइंट, न्याय वही व्यक्ति कर सकता है जिसने उस केस को पूर्ण रूप से सुना हो, है, यानी कि जिसने सुना है वो ही अच्छा न्याय कर पाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। और भी कई एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। अब बात करते हैं हम, अगला पॉइंट हमारा शक्ति पृथक्कीकरण के बारे में, ठीक है। शक्ति पृथक्कीकरण, तो जैसे शक्ति पृथक्कीकरण क्या है, पुराने समय में एक राजा जो आदेश जारी करता है वो सबको मानना होता है, ठीक है, चाहे वो आदेश सही है या चाहे वो आदेश गलत है। तो शक्ति पृथक्कीकरण का निर्माण जो हुआ वो इसलिए हुआ ताकि कार्यों का जो निष्पादन है, कार्य सही प्रकार से हो सके, उचित प्रकार से हो सके, इसलिए शक्तियों का पृथक्कीकरण किया गया, शक्तियों को बांटा गया है, ठीक है। शक्ति पृथक्कीकरण का जो सिद्धांत है मोंटेस्क्यू महोदय द्वारा दिया गया है। शक्ति पृथक्कीकरण का सिद्धांत मोंटेस्क्यू द्वारा दिया गया है। जो हमारा दूसरा पॉइंट है, ये क्वेश्चन नंबर 2 लोग में शक्ति पृथक्कीकरण।
शक्ति पृथक्कीकरण। तो देखिए शक्ति पृथक्कीकरण के अंदर क्या है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, 3 पॉइंट है, ध्यान रखना। कौन सी? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, इन तीनों की अलग अलग शक्तियों को इन तीनों में अलग अलग बांटा जाना शक्तियों का। ठीक है, अब बात करते हैं विधायिका के बारे में। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ऐसे शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बता रखा है ALM जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है। सेपरेशन ऑफ पावर्स में जो है एरिस्टोटल ने सेपरेशन ऑफ पावर को क्या जन्म दिया, लोकी ने सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांतों को डेवलप किया और मॉन्टेस्क्यू ने जो सेपरेशन ऑफ पावर है उनको इंप्लीमेंट किया। ठीक है, उसके बाद होता है LEJ। L का मतलब लेजिस्लेशन, L का मतलब लेजिस्लेशन यानी कि विधायिका, E का मतलब एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका और J का मतलब जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका। लेजिस्लेशन नियम बनाएगी, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट कराएगी और जुडिशरी उनको फॉलो या ना मानने वालों के अगेंस्ट में जो है केस को उनको पनिशमेंट देगा मतलब। ठीक है, यहाँ से ये शक्ति पृथक्कीकरण है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। हाँ नहीं, इसमें बताया तो 3 एलिमेंट है इसके, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तीनों के अलग अलग एसेंशियल, तीनों के शक्तियों को जो है 3 जगह बांट देना। अब एक जगह नहीं हुई। अब इसमें जैसे बात करते हैं हम क्या, जैसे बात करते हैं कि जो न्यायपूर्ण जो प्रक्रिया है उसका सही प्रकार से संचालन हो सके। ठीक है, लोगों के जो संवैधानिक अधिकार है उनकी रक्षा हो सके। ठीक है, लोगों को समानता का अधिकार मिल सके। ठीक है, और प्रशासनिक शक्तियों में जो है तानाशाही ना हो पाए। ठीक है, और सभी की शक्तियों को सीमित किया जाए और सभी अधिकारियों को अपनी अपनी शक्तियों का, अपने अपने कार्यों का जो है सीमा, लिमिटेशंस बताई जाए। तो ये हमारा शक्ति पृथक्कीकरण के अंतर्गत आता है। इसको आप लॉन्ग में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में बस यही है कि इनके कार्यों को बांटना, विभाजन करना। ठीक है, अब हमारी अगली बात है लोकहितवाद। ठीक है, PIL भी बोलते हैं इसको, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। प्रश्न संख्या 3 यहां आप देख सकते हैं, क्वेश्चन संख्या 3 PIL। ठीक है, लोकहितवाद। ध्यान देना कि लोकहितवाद क्या है। लोकहित से मतलब है जो लोगों के हितों से संबंधित वाद है ना, वो लोकहित है। इसमें इसको इंग्लिश में PIL कहते हैं। जो आर्टिकल 32 है, जो हमारा आर्टिकल 32 में क्या है, जो मूल अधिकार है हमारे, उनका उल्लंघन अगर होता है, यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार है, जैसे राइट टू एजुकेशन है और राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है, किसी शोषण का विरुद्ध अधिकार है इसमें। ठीक है, और कई सारे अधिकार हैं। तो आर्टिकल 32 जो है हमारा क्या है कि मूल अधिकारों का उल्लंघन। अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो PIL दाखिल की जाती है। ठीक है, PIL के द्वारा हम अपने अधिकारों के हनन के लिए जवाब मांग सकते हैं। चलिए अब इसमें PIL को समझने के लिए, हो सकता है लोगों में भी आ जाए, PIL को समझने के लिए हम एक केस लेते हैं। ठीक है, केस लो से इसको समझते हैं। केस है हमारा क्या, बंधुआ मुक्ति मोर्चा। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ। ठीक है, बनाम भारत संघ, जो हमारा 1982 का केस है।
AIR यानी कि ऑल इंडिया रिपोर्ट 1982 और सुप्रीम कोर्ट केस नंबर 803 SC 803 का केस है, ठीक है, यानी कि बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट केस नंबर 803। इसमें क्या था कि जो हरियाणा का फरीदकोट जिला था उसमें कुछ ध्यान दें, हरियाणा का फरीदकोट जिले में एक खान में कुछ मजदूर कार्य कर रहे थे और उन मजदूरों पर जो अत्याचार किया जा रहा था उस अत्याचार की जो सूचना मिली वो बंधुआ मुक्ति मोर्चा एक संस्था है उसको मिली। बंधुआ मुक्ति मोर्चा संस्था ने एक पत्र लिखा उच्चतम न्यायालय को यानी कि सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने उस लेटर को लोकहित याचिका या लोकहितवाद के रूप में स्वीकार किया, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच कमेटी बनाई, एक जांच समिति की स्थापना की और जांच समिति को आदेश दिया कि आप जाइए और इस घटना का जांच कीजिए। तो जांच कमेटी जो थी, जांच कमेटी ने जो घटना थी कि उन पर जो कर्मचारी हैं या जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उन पर वाकई अत्याचार हो रहा था, इस घटना को सत्य पाया, ठीक है। तो न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया कि जो मजदूर हैं, जो लोग हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से मुक्त किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर जो श्रम कल्याण संबंधित नीतियां हैं, जो उनके अधिकार से संबंधित नीतियां हैं, उनको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए, ठीक है। और जो शिकायत है, जो शिकायत मिलती है सरकार को, सरकार उन शिकायतों पर कार्यवाही करे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो सरकार ने अपना फैसला दिया, उन्होंने ये दिया कि इस पर आगे और भी कार्य चलते रहने चाहिए लोकहितवाद पे, ताकि पता चले, जैसे कि श्रम कल्याण की नीति को लागू करवाया इन्होंने, कि इसके द्वारा पता चले कि जो बलात् श्रम है, जो बच्चे हैं, वो क्यों श्रम में जुड़े हुए हैं, क्यों कर रहे हैं और उनकी क्या मजबूरियां हैं, ठीक है। इन सारी चीजों को जानने के लिए इन्होंने ये करवाया। तो ये हमारा पब्लिक लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था, है ना, लोकहितवाद या जनहित याचिका। अब अगली बात करते हैं हम परमादेश। परमादेश यानी कि मैंडामस, ठीक है। देखो ये वे क्वेश्चन है जो हमारी परीक्षा में घुमा फिरा कर पिछले 3-4 सालों में यही प्रश्नों को घुमा फिरा कर दे रखा है। इससे पिछली वीडियो में जो पेपर आए थे, जैसे मुस्लिम लॉ का पेपर आया था, 90% पेपर हमारी वीडियो से ही आया था, ठीक है। इसके जो पहला पेपर, इसके बाद जो पेपर आया आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, उसमें 70% पेपर पूरा का पूरा हमारी वीडियो से आया था, जो हमने पूरा ओवरव्यू दिया था, ठीक है। अभी ये पेपर हम बना रहे हैं, आई एश्योर यू, हम भरोसा दिलाते हैं कि इसमें से काफी कुछ मिलेगा। हो सकता है आपको 60 से 70% इसी में से मिल जाए पेपर में, तो इसलिए वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है मित्रों, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो हम परमादेश के बारे में। प्रश्न संख्या हमारी है 4 जी, प्रश्न संख्या 4, परमादेश। परमादेश यानी कि मैंडामस, ठीक है। जो परमादेश है उसको मैंडामस कहते हैं। परमादेश का मतलब होता है कि कमांड देना। अब वो कमांड किसे देना, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देता है, वो हमारा परमादेश होता है, ठीक है। जैसे A.T. मार्कोस ने अपनी पुस्तक जुडिशियल कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में लिखा है कि जो परमादेश है एक न्यायिक उपचार है, जो परमादेश है न्यायिक उपचार है, ठीक है। जो लोगों के जो अधिकार हैं, जब उनका उल्लंघन होता है तो उनके उल्लंघन के फलस्वरूप याचिकाकर्ता याचिका डालता है मैंडामस के थ्रू, परमादेश के थ्रू, ठीक है, तब फैसला दिया जाता है। बात करते हैं परमादेश। तो परमादेश क्या है, ठीक है, क्या है कि जो सरकारी कर्मचारी है उन पर अधिकारों से संबंधित कोई केस किया जाता है, किसी के अधिकार हैं, उनका इंफ्रेंचमेंट किया गया है, यानी कि ये मेन पॉइंट इसमें ये है कि वरिष्ठ न्यायालय
वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देता है, अधीनस्थ न्यायालय को, ठीक है जी, अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश देता है। कैसे आदेश देता है, उदाहरण समझ लेते हैं। एक व्यक्ति है कमाल, दूसरा व्यक्ति है जमाल, ठीक है, कोई भी नाम ले सकते हैं, फिलहाल मुझे यही सूझा तो यही ले दिया। एक व्यक्ति है कमाल और दूसरा व्यक्ति है कमाल, दोनों के दोनों जो लोग हैं ये हमारे पावरफुल लोग हैं, है ना। इन्हें किसी ना किसी मंत्री का सपोर्ट है, मतलब कानून का इन्हें सपोर्ट है। तो अब दोनों का किसी कोई वाद चलता है तो एक न्यायालय कमाल के पक्ष में, इसके कमाल के पक्ष में अपना निर्णय दे देती है, जिस पर जमाल संतुष्ट नहीं होता है, ठीक है। तो अब न्यायालय क्या करेगा, जो वरिष्ठ न्यायालय है अपने अधीनस्थ न्यायालय को, चूंकि जमाल जो है वरिष्ठ न्यायालय में अपील करेगा, तो वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देगा कि आपने वो आधार बताइए, वो बेसिस बताइए, आपने किस आधार पर कमाल के हक में फैसला दिया है, वो कौन सा हक है, किस अधिकार से आपने ये काम किया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि परमादेश जो है मैंडामस को कौन जारी कर सकता है, ठीक है। मैं जैसे अभी इससे पहले हमने बात करी थी, कहाँ गया, अधिकार परीक्षा के बारे में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, देखो ध्यान रखना। जो अधिकार परीक्षा में मैंने कहा था, अधिकार परीक्षा में मैंने कहा था कि अधिकार परीक्षा को कौन जारी कर सकता है, ठीक है। तो अधिकार परीक्षा कोई भी जारी कर सकता है, लेकिन जो हमारा परमादेश है मैंडामस को कोई भी जारी नहीं कर सकता। ध्यान देना है, इसको कौन जारी कर सकता है, कोई भी नहीं, केवल वही व्यक्ति, केवल वही, कौन, जिसके अधिकारों का हनन हुआ है, जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, ठीक है, जिसके अधिकारों का उल्लंघन, जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, केवल वही व्यक्ति ये मैंडामस रिट डाल सकता है, ठीक है। अब मैंडामस रिट को जारी करने के बेसिस है, ठीक है, आधार क्या है इसके, मैंडामस रिट को जारी करने के आधार, मैंडामस रिट को जारी करने के आधार के बारे में यदि हम बात करें तो ये है कि ये मैंडामस जिस व्यक्ति के अधिकार का हनन हुआ है उसका ये नंबर एक बात है, कानूनी अधिकार है, ठीक है, कानूनी अधिकार है। दूसरी बात क्या है कि मैंडामस जो रिट है केवल वही व्यक्ति डालेगा जिसका अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, ध्यान दे, केवल वही व्यक्ति डाल सकता है जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में, ठीक है, यानी कि जो लोक अधिकारी है, अगर कोई लोक अधिकारी अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करता है या अपने अधिकार कर्तव्य है उनको पूर्ण नहीं करता, इच्छा नहीं है उसकी पूर्ण करने की, तब ये मैंडामस रिट डाली जाती है। कब, जब कर्तव्यहीन हो, कर्तव्यहीन होने पर, जब वो कर्तव्यहीन हो कोई लोक अधिकारी, ठीक है, कर्तव्यहीन हो, तब ये रिट डाली जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स भी और बेसिस भी है, ध्यान देना। अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, लोक हित का जो उसका ड्यूटी है उस कार्य को करने से इनकार कर दे, जो उसका दायित्व है, तो ये रिट जो है जारी की जा सकती है, ठीक है। अब अगली बात हम करेंगे साथियों कि इसके अलावा 5वां पॉइंट ये है कि लोक अधिकारियों, जो लोक अधिकारी है उनके अगेंस्ट मैंडामस रिट जारी की जाती है अगर वो अपनी ड्यूटी या उपरोक्त जो मैंने ये चीजें बताई है इनका पालन ना करें, इनके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक अधिकार या वैकल्पिक उपचार उनके पास नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब हमने यहाँ परमादेश तक हमने इसको पढ़ा है, तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगर किसी की कोई समस्या तो मुझे बता सकता है, ठीक है। चलो हम ये छोटे से 4 क्वेश्चन है हमारे, इनको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तर्क संगत निर्णय है हमारा, जो तार्किक नीतियों के आधार पर होता है। दूसरा क्यूवेरेटो रिट है, ठीक है। तीसरा
ऑडी अल्टर पार्टम, दूसरे पक्ष को भी सुनना। चौथी बात है हमारा विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, कार्यपालिका, न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों की जांच करना। शुष्क प्रशासन, ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। पक्षपात का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बायस, ठीक है। शक्ति पृथक्कीकरण, लोकहित वाद, परमादेश, ठीक है। ये हमने बात किया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंटों के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रत्यायोजित विधान। प्रत्यायोजित विधान, ठीक है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। जो प्रत्यायोजित विधान है, इसको रफ कर लेते हैं पहले। तो प्रत्यायोजित विधान के बारे में बात कर रहे थे हम, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। जो प्रत्यायोजित विधान है वो क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रत्यायोजित विधान। देखो, प्रत्यायोजित विधान से मतलब क्या है कि जब विधान यानी कि विधायन का शाब्दिक अर्थ है लेजिस्लेशन, और लेजिस्लेशन का मतलब होता है विधि का निर्माण करना, ठीक है। जब विधायन विधि का निर्माण ना करे, जब विधायन विधि का निर्माण ना करे और निर्माण करने के लिए यानी कि विधि के निर्माण के लिए विधायिका, ठीक है, अपने पावर्स किसी अन्य बॉडी को, किसी अन्य संस्था को प्रदान करे कि आप विधान बनाइए, तो इसको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या प्रत्यायोजित विधान कहते हैं, ठीक है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या प्रत्यायोजित विधान इसे हम कहते हैं। ये ध्यान रखना, यानी कि कोई संस्था अपना काम खुद नहीं करती तब। अब सामंत के अनुसार एक परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे। प्रत्यायोजित विधान वह विधान है जो प्रभु सत्ताधारी के अलावा, प्रभु सत्ताधारी यानी कि सोवरन, ठीक है, उसके अलावा किसी अन्य सत्ता के द्वारा बनाया जाता है और अपने सतत अस्तित्व, कंटिन्यू जो उसका एग्जिस्टेंस है, उसके लिए और उसकी वैधता के लिए किसी श्रेष्ठ या सर्वोच्च पदाधिकारी पर निर्भर करता है, किसी सर्वोच्च पदाधिकारी पर निर्भर करता है, ठीक है। अब प्रत्यायोजित विधान की बारे में हम बात करेंगे, इसके विकास के जो कारण हैं, ठीक है। प्रत्यायोजित विधान के विकास के कारण, सबसे पहली बात है जी संसदीय कार्यों की अधिकता संसदीय कार्यों की अधिकता। जो संसद में जो कार्य है, इतने सारे कार्य हैं कि, और दूसरी क्योंकि संसद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में काफी सारे नियम बनाने होते हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं, तो इसलिए संसद में कार्यों की अधिकता के कारण, ठीक है। अगली बात है प्रशासन को दृढ़ बनाने के लिए, ठीक है। नियम बनाना, विधि बनाना कोई आसान काम नहीं है, तो प्रशासन को दृढ़ बनाने के लिए शक्ति जो हमारा प्रत्यायोजित विधान है, इसका महत्वपूर्ण योगदान है। अगली बात है हमारी विषयों का तकनीकी होना, ठीक है, क्योंकि देखो नियम बना दिया गया है, अब उस नियम का इम्प्लीमेंटेशन करना है, ठीक है। अब वो टेक्निकल तरीके से कैसे होगा, तो ये अकेले संसद नहीं कर सकती, विधायिका नहीं कर सकती, उसके लिए जो है उसको नियमों को आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ठीक है, प्रत्यायोजित करना पड़ेगा किसी अन्य शक्ति को जो उससे संबंधित शक्ति है, ठीक है। आगे लचीलेपन की आवश्यकता। तो जो लचीलेपन की आवश्यकता से मतलब ये है कि देखिए कोई भी विधान है, अगर कोई झगड़ा होता है, किसी को अचानक से कोई सजा दे दी और पता चला बाद में कि वो तो निर्दोष है ना, तो इसलिए लचीलापन इसमें होना अनिवार्य है, ठीक है। अब बात करते हैं आपत्ति काल में मदद। क्योंकि जो भविष्य में होने वाली जो घटनाएं हैं उनका कोई पता नहीं है, कब बाढ़ आ जाए, कब तूफान आ जाए, इन सब चीजों से निपटने के लिए जो प्रत्यायोजित विधान है अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। अगली बात है स्थानीय समस्याओं का उचित निपटारा। क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी जिस क्षेत्र में है उसको उस क्षेत्र से संबंधित वहाँ के जलवायु, वातावरण और इन सारी चीजों का जानकारी होती है और वो उन सबका उचित निपटारा करेगा, ठीक है। फिर आर्थिक कार्यों के नियंत्रण के लिए नियम की आवश्यकता, ठीक है। तो जो आर्थिक कार्यों के नियंत्रण है उनकी जो आवश्यकता है, यानी कि
कहाँ संकट है, कैसा संकट है, किस प्रकार का है और किन कारणों से जो समस्या आई है। ठीक है, जैसे आर्थिक कार्य है, जैसे सड़क बनाना, निर्माण करना, इन सब चीजों के लिए जो इस नियम की आवश्यकता होती है प्रत्यायोजित विधान की। ठीक है, अब बात करें यदि इसके बारे में प्रत्यायोजित विधान की, जो इस पर जो नियंत्रण है, इस पर नियंत्रण होगा प्रत्यायोजित विधान पर। यानी ऐसा नहीं है कि एक IAS ऑफिसर, PCS ऑफिसर केवल वही सारे काम कर रहे हैं, तो इन पर कंट्रोल भी है। ठीक है, इन पर न्यायिक नियंत्रण है। ठीक है, जुडिशियल जो जुडिशियरी हमारी इन पर कंट्रोल करती है। ठीक है, और जो लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन भी कंट्रोल करेगा। और जो हमारी प्रोसीजरल कंट्रोल है, यानी कि प्रक्रियात्मक नियंत्रण है। ठीक है, ये हमारी 3 चीजें हैं। अब बात करेंगे हम इसके बारे में। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रशासनिक विधि। ठीक है, तो जो प्रशासनिक विधि है इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। इसको ऐसे ही बता दूं कि इसके बारे इसको आप वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ी मेरे ख्याल से वीडियो हो जाएगी। देखिए, प्रशासनिक विधि लोक विधि की एक शाखा है। ठीक है, जो लोक अधिकारियों की शक्तियां, प्रशासनिक विधि लोक विधि की एक शाखा है जो प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियों और उनके अधिकारों के नियमों को कंट्रोल करती है, जिससे नौकरशाही तानाशाही में ना बदले। ध्यान दें, नौकरशाही तानाशाही में ना बदले, इसके लिए प्रशासनिक विधि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो प्रशासनिक विधि को आगे ध्यान से देखने के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं। अगली बात है हमारी प्रशासनिक अभिकरण। ठीक है मित्रों, जो प्रशासनिक अभिकरण है इसके बारे में तो ये कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकरण क्या है? प्रशासनिक अधिकरण एक अभिकरण है, ये एक अभिकरण है जो न्यायालय की शक्तियों से युक्त होता है। इसके अंदर जो है हमारे न्यायालय की शक्तियां हैं और ये कार्यपालिका की शाखा का एक भाग है। ठीक है, कार्यपालिका की शाखा का एक भाग है जो न्यायिक और कार्यपालिका के कार्यों को पालित करता है, या कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों का जो है पालन करता है। ठीक है, ये हमारा प्रशासनिक अधिकरण है जो न्यायालय की शक्तियों से हमारा युक्त है। ठीक है, अब जैसा कि आर्टिकल 136 है, अनुच्छेद 136 में सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक अनुसार भारत राज्य क्षेत्र में किसी अधिकरण द्वारा किसी वाद या विषय में दिए हुए किसी निर्णय के विरुद्ध विशेष इजाजत से अपील मंजूर कर सकता है। अगर इससे संबंधित कोई चीज है तो वो अपील को मंजूर करेगा, अगर कोई विशेष इजाजत मिलेगी तब। विशेष इजाजत से मतलब ये है, अगर किसी को मान ले, देखो फांसी की सजा है, एक बार दे दी गई तो राष्ट्रपति द्वारा जो नियम बनाए जा रहे हैं तो उस आधार पर इसी प्रकार से हो जाता है। तो अब जैसे आर्टिकल 227 है, प्रत्येक हाईकोर्ट अपनी निजी अधिकारिता में सभी अधिकरणों का अधीक्षण करने की शक्ति रखते हैं। जितने भी उच्च न्यायालय हैं वो अपनी अधिकारिता में सभी अधिकरणों का अधीक्षण करने की शक्ति रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रशासनिक अभिकरण था। अब बात करेंगे कि प्रशासनिक अभिकरण जो है इसमें जो न्यायालय और प्रशासनिक अभिकरण है इसमें कुछ अंतर है। ठीक है, वो क्या अंतर है इसको ऐसे ही थोड़ा सा देख लेंगे। जैसे न्यायालय क्या है, न्यायालय परंपरागत प्रणाली का एक भाग है। ठीक है, जिसकी शक्तियां राज्य से प्राप्त होती है। ओके, अब प्रशासनिक अभिकरण एक अभिकरण होता है जो कानून द्वारा निर्मित होता है और कार्यपालिका की शाखा का एक भाग है जो न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्यों का पालन करता है। ओके, और सामान्यतः न्यायालय के जो न्यायाधीश है अपनी सेवा की शर्तों के बारे में कार्यपालिका से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, जबकि प्रशासनिक अधिकरणों में सदस्य अपनी सेवा शर्तों के बारे में कार्यपालिका के अधीन हैं। जो प्रशासनिक अधिकरण के सदस्य हैं
वो कार्यपालिका का अधीन है। जज जो वो है न्यायपालिका वो थोड़ी ना अधीन रहेंगे। अब बात करेंगे सामान्यतः न्यायालय का जो सभापतित्व है एक ऐसे अधिकारी द्वारा होता है जो विधि द्वारा प्रशिक्षित होता है, ट्रेंड होता है, ठीक है। और जो प्रशासनिक अधिकरण है, प्रशासनिक अधिकरण का जो सभापतित्व है किसी अशिक्षित व्यक्ति के द्वारा भी किया जा सकता है, ठीक है। न्यायालय में सभी नियमों और प्रक्रिया को अपनाने के लिए जो न्यायालय वो बाध्य है, जबकि प्रशासनिक अधिकरण बाध्यता आरोपित नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये थे हमारे न्यायालय और प्रशासनिक अधिकरण में अंतर, ठीक है मित्रों। अब अगली बात है, अगला प्रश्न है हमारा लोकपाल संस्था हमारी क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आ जाए, तो इस पर हम ध्यान देंगे हैं। तो लोकपाल के बारे में हम बात करें, भारत में कुछ लोक अधिकारियों के विरुद्ध जो भ्रष्टाचार और अभिकथन है इनकी जांच करने के लिए संघ के लिए तो लोकपाल और राज्य के लिए लोकायुक्त निकाय की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो जैसे कि हम बता दें कि और जो इनसे संबंधित जो विषय हैं उनका उपबंध करने के लिए एक अधिनियम बना जिसका नाम लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के नाम से जाना गया, जिसे लोकायुक्त और लोकपाल अधिनियम 2013 के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि लोकपाल अधिनियम 2013, ठीक है। यानी कि ये क्या है, जो हमारे भ्रष्टाचार संबंधित नीतियां हैं उन सबको बैन करने के लिए, उन पर रोक लगाने के लिए ये बिल हमारा आया, ठीक है। जो 1 जनवरी सन 2014 से पूरे भारत पर लागू है, ठीक है। 1 जनवरी सन 2014 से समस्त भारत में ये लागू है, ठीक है। ये हमारा लोकपाल है, लोकपाल संस्था, ठीक है। अब लोकपाल की जो स्थापना है ये लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 3(1), ठीक है। 2000 इसकी धारा 3(1) के तहत इसकी स्थापना हुई, ठीक है। अब बात करते हैं लोकपाल कैसे बनता है, ठीक है। लोकपाल में एक अध्यक्ष होगा, ध्यान देंगे, ठीक है। जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है, या जो सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश है या रहा है, या कोई ऐसा विख्यात व्यक्ति जो उपधारा 3 के खंड बी में जो विनिर्दिष्ट पात्रता है उनको पूरा करता है, और उतने सदस्य जो 8 से अधिक नहीं होंगे। इसके लिए एक मेन बात है कि सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, सदस्यों की संख्या 8, ठीक है। लोकपाल संस्था में जो सदस्य होंगे उनकी संख्या होनी चाहिए हमारी 8, ठीक है। तो इससे 8 से ज्यादा वो नहीं होंगे, जिनमें 50% न्यायिक सदस्य होंगे, जिन्हें न्याय का पता होगा, है ना, जुडिशरी के बारे में जानते होंगे, विधान के बारे में जानते होंगे। लेकिन लोकपाल के सदस्यों के 50% से जो कम है सदस्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, ओबीसी वर्ग और माइनॉरिटी वर्गों से संबंधित व्यक्तियों और महिलाओं में से होंगे, ठीक है। यह तो हो गया हमारा। अब दूसरा, कोई व्यक्ति जो किसी न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होगा वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, ठीक है, या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है, ठीक है। अब इसके अध्यक्ष हैं, इसकी जो शर्तें हैं वो क्या है, संसद का कोई सदस्य है, या तो संसद का कोई सदस्य हो या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल में कोई सदस्य, ये 2 नहीं होने चाहिए अध्यक्ष के लिए, ठीक है। दूसरी बात, चूंकि इसमें अगर ऐसा होगा, संसद का सदस्य होगा या राज्य या संघ का कोई मेंबर होगा, तो अपने हित के लिए कुछ, समझ रहे हैं ना। तो आगे बात करेंगे जो नैतिक हमारी अधमता है, ठीक है। नैतिक अधमता वाले किसी अपराध का दोष सिद्ध व्यक्ति कोई नहीं होना चाहिए जिसके
नैतिक मोरालिटीज़ को मतलब लांछन लगा हो, ठीक है, साफ स्वच्छ छवि वाला होना चाहिए, ठीक है, किसी पंचायत या नगर पालिका का कोई सदस्य नहीं होगा, ठीक है, और वो विश्वास या लाभ का कोई पद धारण करता है, ठीक है, तो ऐसे पद का त्याग उसको देना होगा, ठीक है। तो ये है, और वो कोई कारोबार कर रहा है तो ऐसे कारोबार के संचालन और प्रबंधन से अपना संबंध समाप्त कर देगा, ठीक है। ये हमारा जो है लोकपाल की अध्यक्ष की जो सदस्यता है उसके हमारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोकपाल के जो लोकपाल अधिनियम 2013 के अंतर्गत लोकपाल की शक्तियां, ठीक है, जो इसकी शक्तियां हैं वो क्या है। लोकपाल की शक्तियां, लोकपाल की शक्तियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहली बात है तलाशी और अधिग्रहण। जो लोकपाल है उसको उसकी जो शक्ति है वो है 26 क्लोज 1, 26 क्लोज 1 के तहत तलाशी और अभिग्रहण। ठीक है जी, तलाशी और अभिग्रहण। इसमें क्या होता है आपका, यदि लोकपाल के पास ये विश्वास रखने का कारण है कि कोई ऐसा दस्तावेज जो उसकी इस राय में या इस अधिनियम के अधीन किसी प्रारंभिक जांच के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत होगा, ठीक है, किसी स्थान में छिपाया गया है, तो ऐसे किसी अभिकरण को जिसे अन्वेषण का कार्य सौंपा गया है, जिसे इम्प्लीमेंटेशन का कार्य सौंपा गया है, ऐसे दस्तावेजों की तलाशी लेने और उनका अधिग्रहण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा, ठीक है। ये मेन पॉइंट है। और यदि लोकपाल का ये समाधान हो जाता है, जो सबसेक्शन 1 के अधीन जो है अधिग्रहित किसी दस्तावेज को इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण के प्रयोजन के लिए किसी साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, और यह किसी ऐसे दस्तावेज को उसकी अभिरक्षा में, ऐसे अधिकारियों की अभिरक्षा में जो प्राधिकृत किया जाए या प्राधिधारित करना आवश्यक होगा, तो वह ऐसा अन्वेषण पूरा हो जाने तक ऐसे दस्तावेज को उस प्रकार प्रतिधारित करेगा या ऐसे प्राधिकृत अधिकारी को जो उन्हें प्रतिधारित करने का आदेश या निर्देश दे सकेगा। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जहां किसी डॉक्यूमेंट्स को वापस करना अपेक्षित है, वहां लोकपाल या प्राधिकृत अधिकारी ऐसे दस्तावेज की सही रूप से अधिप्रमाणित प्रतियों को प्रतिधारित करने के बाद उसे वापस कर सकेंगे। पहले उसको जो है वेरीफाई करेंगे उसके बाद, ठीक है। और इसमें कुछ मामलों में लोकपाल को सिविल कोर्ट की शक्तियां भी हैं, है ना, जैसे किसी व्यक्ति को समन करना, उसको हाजिर कराना, उसकी शपथ की परीक्षा करना, ठीक है, किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना, शपथ पत्रों का साक्ष्य ग्रहण करना, ठीक है। तो ऐसे अन्य विषय जो विहित किए गए हैं, लोकपाल के समक्ष कोई कार्यवाही जो आईपीसी की धारा 193 के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाती है। मतलब लोकपाल के सामने अगर कोई कार्यवाही हो रही है तो वो आईपीसी 193 के अकॉर्डिंगली न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा लोकपाल था और लोकपाल के शक्तियों के बारे में हमने बात की है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जो है लगभग 2-3 वर्षों के जो पेपर थे ये वे हैं, हमने पूरे कर लिए हैं। अब इनसे संबंधित ये मान के चलो आपका 80-90% पेपर आ ही जाएगा। अब जितना हम बता सकते थे अधिक डिटेल के लिए आप अपनी नोटबुक में पढ़ लें, हालांकि अगर नोटबुक पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलेगा तो ये पर्याप्त है, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।